बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करने के लिए मैं यहाँ पे मौजूद कैनॉट प्लेस पे हूँ। तमाम सारी जनता मौजूद, मेहमान मौजूद, उन सब से बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे। और आज की बातचीत का जो सिलसिला था जम्मू में, जी बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के ऊपर बातचीत का सिलसिला जोड़ा गया था। बात यह हो रही थी कि दरअसल 90 विधानसभा सीट प्रस्तावित है, इसमें 7 सीटें जो है जोड़ी जाएंगी, जो ऐसा परिसीमन के बाद आया है। हालांकि पूरे देश में परिसीमन 2026 में होना है, लेकिन वहां पे 2020 में उसको अधिसूचित किया गया, परिसीमन हुआ, जिसकी रिपोर्ट मई में आई। और उसके बाद 90 सीटें प्रस्तावित हैं, 6 सीटें जम्मू से और 1 वैली से, यानी ये 7 सीटें बढ़ेंगी, जो कि 90 सीटें हो जाएंगी। और इसी बात पे बातचीत के सिलसिले को, बात परिसीमन पे नहीं, बात रैली के मुद्दों पे है कि हमने क्या किया, हमने चेंज जो लाया, 370 के बाद जो चेंज आया उसकी तरफ इशारा था। निश्चित तौर से मुझे सामने वैली वाले लोग आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आ जाइए हुजूर। जी जनाब, बातचीत का सिलसिला फिर से एक बार जोड़ेंगे। जी देखिए प्रतीक जी, बार बार अभी पीस पार्टी के जो प्रवक्ता उन्होंने भी प्रश्न उठाया, और भी प्रश्न उठते हैं कि क्या किया। तो मैंने शुरुआत में भी बताया, सुन लीजिए पूरी बात को। देखिए मुझे समय दीजिए कि वहां पर दलित समाज का उसका अधिकार दिया, 70 साल तक उसको अधिकार नहीं मिले था, वो अधिकार दिया। बहन बेटियों को अधिकार दिया, बहन बेटियों को अधिकार दिया, साथ में वहां पर रहने वालों को वोट का अधिकार दिया। और सबसे बड़ी बात, वैष्णो देवी के नाम से विधानसभा सीट बना दी है हमने वहां पर वहां के रहने वाले कश्मीरी पंडितों को भी उनका अधिकार दिया। और साथ में 2014 में बाढ़ आई थी जम्मू कश्मीर में, 80,000 का पैकेज नरेंद्र मोदी जी ने दिया। आज उससे बदलाव हुए हैं बहुत सारे। जुमलेबाजी, रुको, तिरंगा फहराने पर लाठी मारते थे, तिरंगा फहराने पर लाठी मारते थे। अरे याद करो 1990 में आतंकवादियों ने धमकी दिया था कि जिसने अपनी माँ का दूध पिया है वो आकर के तिरंगा ला रहा है। नरेंद्र मोदी बम बारूद के बीच में जाकर के भारत का तिरंगा ले रहा था। हिंदुस्तान को आपने ऐसे फंसाया है। मैं पूछना चाहता हूँ, कश्मीर से भारत को देखिए बोले वंदे मातरम जाके सुना दे, ये वंदे मातरम जाके सुना दे। ये लोग हाथ में तिरंगा पकड़ के दिल में पाकिस्तान लेके घूमते हैं। ये मेरे पर गलत वर्ड यूज कर रहे हैं, भारत के मुद्दे पर गलत वर्ड यूज कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जवाब मुझे देना चाहिए। आप बैठिए, इसका जवाब मैं दूंगा। आप बैठिए, इसका जवाब मैं दूंगा। मुझे एक चीज बताइए कि कोई दवाई अवाई है जिसको हम खिला सके कुछ लोगों को यहाँ पे, जो इस तरह से चुप हो जाएं? ये दवा नहीं है, साधना है। बोले दवा नहीं है, साधना है। और ये नहीं, आपके पास तो सारी दवाएं हैं। और ये साधना वही कर सकता है जिसके पास थोड़ा सा धैर्य होगा, और साधना से ही धैर्य आता है। बहुत आपको क्या कहा वो मैंने सुना। आप कोई सर्टिफिकेट बांटने वाले अधिकारी नहीं। बस मेरी बात सुनना, चुपचाप बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, चुपचाप। मैं तैयार हूँ, राष्ट्रगीत का अपमान नहीं सहूंगा। ये खुद बोल रहे हैं भारत में मुसलमान को इस तरीके से गोली लगाने की बात कर रहे हैं। कभी ये बात नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे भाई? भैया जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आज सुनिए, आज मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा हूँ कि एक मेरे बुजुर्गों ने भारत को आजाद कराने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे में चूक गए थे। मेरा अपना इतिहास पाकिस्तान ले चुके हैं भैया, भाई पाकिस्तान ले चुके हैं। ये जुमला मत दो, जुमला तुम देते हो। क्या दिक्कत है भाई? हाँ क्या दिक्कत है भाई? बैठोगे चुपचाप। मेरी दर्द होता है दिल में, तुम्हारी ज्यादा दर्द। मातरम का अपमान नहीं सहेंगे हम, हमारी पीढ़ियों ने शहादत दी। बैठो भाई, बैठो, इधर आइए आप, बैठिए आप। मैं आ रहा हूं, बस 2 मिनट रुको, 2 सेकंड लीजिए। जी जनाब। भैया जी
जिस तरीके से मुझे आज यहाँ अपनी देशभक्ति साबित करनी पड़ी है, मैं अपने बिल्कुल नहीं करेंगे, आप अपनी बात कहिए, भैया जी, बाकी मैं कहूंगा। मेरे बुजुर्गों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूम लिए थे इस देश को आजाद कराने के लिए। अगर मेरा इतिहास अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इंडिया गेट पर मेरे बुजुर्गों के नाम देख सकते हैं। मैं उन्हीं क्रांतिकारियों का खून हूँ जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूम लिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों के आगे घुटने टेके। आपको कहने की जरूरत ही नहीं थी कि आपके बुजुर्गों के नाम इंडिया गेट के ऊपर लिखे हुए हैं, कोई जरूरत नहीं थी। नहीं, मुझे और जो अपनी देशभक्ति साबित करनी पड़ी है। नहीं, ये डिबेट इस तरह पे थी नहीं। जनाब वाली बहुत 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 शुक्रिया। कैसे इधर आना हुआ? और मैथिल, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ही सबसे बड़े देशभक्त हैं और आप ही को सब कुछ पता है। नहीं, जनाब पढ़िए। से प्यार है जो वंदे मातरम कहेगा, भारत माता की जय बोलेगा, उसका सम्मान करूंगा मैं। बात खत्म। ठीक है। और जो इस देश के विरोध में बात करेगा सबसे बड़ा दुश्मन है। अरे बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। हाँ ठीक है। कौन बोला PFI मुर्दाबाद? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। वो जो बैन है तो बैन है। जी जनाब अली, कैसे हैं? बढ़िया सर, बस जी। सब कहेंगे भारत माता की, क्योंकि मैं इन भाई साहब से ज्यादा कश्मीर के बारे में जानता हूं, क्योंकि मैं कश्मीर से ही हूं। और इनको मैं जरा जवाब देना चाहता हूं कि जब से मोदी जी ने सरकार संभाली है इस 5-8 साल में, कि कश्मीर में जो पत्थरबाजी थी, मिलिटेंसी थी, खत्म हो चुकी है। और इतना डेवलपमेंट हमारे जम्मू कश्मीर में हो रहा है जो 70 साल में नहीं हुआ। और हमें कांग्रेस ने जितना लूटा था 70 साल में लूट चुके हैं, अब ऐसा आगे नहीं होने देंगे भाई साहब। सीधी बात है, इनको कश्मीर आना चाहिए, इनको देखना चाहिए कि हमारे रोड देखना चाहिए। देखिए, अब बेरोजगारी का मसला जरूर है, हमारे पास है। हमारे पास इस वक्त जम्मू कश्मीर 15 से 20 लाख के करीब बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, जो बेरोजगार हैं, उनकी तरफ सरकार ध्यान दे रही है। इंशाल्लाह जो हमारी एलजी सरकार है, जो बीजेपी सरकार है, इंशाल्लाह आने वाले समय में उनका भी पूरा होगा इंशाल्लाह। लगभग मेरे पास जो आंकड़े हैं वो 76 लाख कहते हैं कि वोटर हैं इस वक्त। 76 लाख वोटर हैं। नए बदलाव के साथ 98 लाख वोटर्स हो जाएंगे जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है। 15 सितंबर से लेकर कोई 22 अक्टूबर तक की डेट है जब तक सारे लोगों को इनरोल कराना है वहां पे। सवाल ये है इस बात का कि जो बदलाव, जो बयार, जो हवा जम्मू कश्मीर में बह रही है वो चुनाव की तरफ बिल्कुल नजदीक पे खड़े हैं। अब सवाल ये है कि जो बदलाव हैं वो सामने हैं। अगर कोई चीज नहीं हुआ, बेरोजगारी मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, लेकिन उन्होंने कहा कि 2000 जो उन्होंने आंकड़े दिए हैं उसमें उन्होंने कहा कि 370 हटने के बाद 2020 में और उससे पहले 15,000 करोड़ के लगभग पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ आजादी 47 के बाद, लेकिन अब लगभग 50,000 करोड़ से ज्यादा। अब आप बोलिए आराम से। जी देखिए, एक तरह से मैं आपको ले जा रहा हूं 2019 से पहले। अगर उसी समय नीति आयोग का रिपोर्ट में बता रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी का गृह राज्य गुजरात, और गुजरात से कई सारे पैरामीटर्स पे आगे था जम्मू कश्मीर उसी समय, पुराने समय में। साक्षरता दर के मामले में, एक तरह से गरीबी रेखा से नीचे के मामले में, अगर ये कई आंकड़े आप देखेंगे तो उस समय ये जो लगातार आरोप लगते हैं, आप तीनों परिवार पे आरोप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको एक सत्ता बनानी होती है तब तो आप उनके साथ होते हैं, जब आपको तोड़ देना होता है तो आप उनके ऊपर आरोप भी लगा लेते हैं। नंबर 1। दूसरी चीज की बड़ा आश्वासन दिया गया था कि भाई 370 हटे तो आतंकवाद खत्म होगा। अभी इन्होंने भी कहा कि आतंकवाद खत्म हो गया। भाई हम लोग को लगातार टारगेट किलिंग पर, सोचिए कितने डिबेट हमने आपके साथ ही हम लोगों ने यहाँ पे किया है, और वो टारगेट किलिंग की घटना अभी भी हो रही है। उसमें हमारे सुरक्षाकर्मी हो, चाहे अल्पसंख्यक जो मुस्लिम है वो, कश्मीरी पंडित, तो सब लोग चपेट में आ रहे हैं। कश्मीरी पंडितों को काफी आशा और उम्मीद थी कि उनकी पुनर्वापसी होगी, वो पुनर्वापसी कब तक हुई है? देखिए, यहाँ पे 2-2 कश्मीर के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो तमाम मामलों में आज पूरे के पूरे जो भाषण है अमित शाह जी का, देखिए कितना टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं वो। पूरे मामले में एक तरह से वो कश्मीर की तरफ जा रहे हैं। मैं आपके पास जी।